क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेकर आए हैं 16 दिसंबर का करंट अफेयर इंग्लिश हिंदी में सारे रेलेवेंट सोर्सेज से मेन जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी यूपीपीएससी एमपीपीएससी बीपीएफसी के लिए। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सुर्खियां बता देता हूँ। 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट से पढ़ेंगे, ठीक है, और आपका सूर्य ग्रहण से पढ़ेंगे, सन सोलर एक्लिप्स हो गया। आपका व्हीकल का जो इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड एक रोचक फैक्ट आया है। आपका जो है नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे है फिफ्थ, इसका डिटेल आगे उसके बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ। और आखिरी में हमारा फेवरेट सेक्शन क्वेश्चन का तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि आप लोग 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके यूपीएससी का ऑलरेडी स्टार्टेड जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 13,000 इसकी फीस है और ईपीएफओ का 22 दिसंबर से नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 5,000 रुपए है। नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ठीक। अपनी मोडस ऑपरेंडी आप सभी को याद ही है। क्या करना है, एक रजिस्टर रखना है, नोटबुक रखनी है बिना लाइन वाली, ताकि उस पे आप लोग जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूं उसको लिख कर और यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग के पास मैप बुक होनी चाहिए जिसमें कि ऑक्सफोर्ड जो है इंडिया की और ओरिएंट ब्लैक स्वान जो है वो वर्ल्ड की होनी चाहिए। साथ ही साथ सिलेबस जो है आपका मेंस का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस का जो है उसमें से जीएस 1 2 3 वाला बिल्कुल मुंह जवानी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपके होना चाहिए, ताकि आप इजिली एक एक चीज को रिलेट कर सके कि जनरल रीडर न्यूज रीडर की तरह नहीं। व्हाट इज मोर रेलेवेंट फॉर एज पर द एग्जामिनेशन डिमांड, यू शुड बी रेडी फॉर दैट कंटेंट ओनली, ठीक। वो तभी आप जो है ज्यादा छोड़ पाएंगे जो रेलेवेंट नहीं है। और आपको इंटरलिंकिंग और मेरा जो यहाँ पे गाइडेंस होता है उसके साथ साथ जो है अपनी भी कैपेबिलिटी बढ़ाते चलना है, ठीक। तो इसी प्रकार हम लोग का जीएस फर्स्ट पेपर का पहला जो टॉपिक है वो क्या है, सोलर एक्लिप्स आ चुका है। अब सोलर एक्लिप्स सिंपल सी बात है, देखिए बेसिक मैं बता दूंगा फिर फैक्ट्स आपको दिखला दूंगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, सन यहां पर है, ठीक, और अर्थ बीच में आ जाता है, मून सॉरी बीच में आ जाता है। जब एस एम ई होगा तो सोलर एक्लिप्स हो गया, जब एस ई एम होगा तो आपका लूनर एक्लिप्स हो गया। जो मून है वो अर्थ के बाद आएगा, ये अलाइनमेंट है अगर ऐसे, तो आप ये समझ लो कि जब मून अर्थ के बाद आ रहा है तो लूनर एक्लिप्स है, और सन और अर्थ के बीच में मून आ रहा है तो सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स का क्या मतलब है कि मून जो है वो सोलर को ढक देता है। अर्थ से आप देखोगे तो या तो पार्शियली सोलर दिखता है, सन दिखता है, या फिर पूरा जो है ढका हुआ। जैसे ये है तो पार्शियली मतलब इतना ये दिख रहा है अभी भी, लेकिन अगर पूरा से ढक जाए तो उसको टोटल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक। इसी तरीके से जो है आपका लूनर एक्लिप्स होता है, उसमें क्या होता है कि अर्थ से मून जो है छिप जाता है, ठीक है ना, तो उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं हिंदी में। अर्थ से मून जो है छिप जाता है, इसके ऊपर कोई भी लाइट पहुंच नहीं पाती। तो ये इसी के बारे में हुआ, ये इस साल का दूसरा था और 14 दिसंबर को पड़ा था, और ये चिली और अर्जेंटीना से देखा गया। और आपका जो है वही मैप बुक में देख लीजिएगा, और भी कई जगह साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखा गया दूसरी जगहों से। और जो है सिंपल इंडिया में विजिबल नहीं था क्योंकि लेट इवनिंग 7 बजे के बाद चालू हुआ है, तो दिखा नहीं इतना बढ़िया। फर्स्ट सोलर एक्लिप्स जो था इस साल का वो 21 जून को पड़ा था। इंटरलिंकिंग समझिए, 21 जून मतलब कि योगा डे। योगा डे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये समर सोलिस्टिस है। समर सोलिस्टिस मतलब सबसे जो है अर्थ जो सन की इंसुलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, वो कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर आ जाती है। तो इसलिए दिन जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक, ज्यादा दिन बड़ा होता है। समझ में आएगी बात। तो ये जो है 21 जून, इसीलिए इसको योगा डे भी बनाया जाता है। और इसी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है, लेकिन घुमा के होराइजन और ट्रॉपिक ऑफ मतलब उसने जो है पोलर एरियाज दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा था शायद 2019 में, ठीक है। और इस साल जो है अब अगला जो सोलर एक्लिप्स है वो कब पड़ेगा, 10 जून 2021 में। नासा ये बताता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना, कि टोटल जो है एक साल में 5 सोलर एक्लिप्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 होंगे, ठीक। और जो है लास्ट टाइम जब 5 सोलर एक्लिप्स हुए थे वो 1935 में हुए थे। और जो अगला सोलर एक्लिप्स होगा वो ये वीडियो बनाने वाला और वीडियो देखने वाले वो दोनों ही नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो होगा 2206 में।
ठीक, सोलर एक्लिप्स क्या होता है कि जो मैंने पहले आप लोग को बता दिया, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता, सॉरी, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, मून जो है सन को ढक देता है, इसलिए सोलर एक्लिप्स। जब अर्थ मून को ढक देगा तो लूनर एक्लिप्स। ठीक, और इसी के साथ साथ जो है टोटल वही मैंने पहले बता दिया, जब पूरा वो कर लेगा। ठीक है ना। अब इस बार ये कह रहा है कि क्यों, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों हर महीने सोलर एक्लिप्स नहीं होता है। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, ये है सन और इसके इर्द गिर्द घूमती है अर्थ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है। अब ये इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक, ऐसे करके है पूरा, तो आप सीधी लाइन समझ सकते हो। अब लेकिन अर्थ के इर्द गिर्द जब मून घूमता है, वो भी इसी लाइन में, सीधे लाइन में नहीं घूमता ऐसे, वो थोड़ा सा टिल्ट घूमता है। कैसे? ऐसे घूमता है, ऐसे। तो इस टिल्ट की वजह से जो है हर महीने मून सोलर एक्लिप्स नहीं होता, अदरवाइज हर महीने सोलर एक्लिप्स होता। और क्योंकि हर बार नहीं आता है, जब ये इस इलिप्टिकल पाथ और अर्थ जो है बीच में इस पे आ जाता है, तब जाके जो है कहीं पे ये, मतलब एक कड़ी है इस तरीके, हर साल नहीं हो सकता, हर महीने भी नहीं हो सकता। इलिप्टिकल पार्ट जो है और जो आपका रोटेशन जो मून का है वो इस तरीके से टेढ़ा, और अर्थ आपको खुद भी पता है उसका एक्सियल जो है वो ऐसे है ना, ऐसे नहीं है जैसा कि हम लोग देखते हैं। ठीक, ऐसे नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ये इसलिए नहीं होता है, सिंपल सी वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। 5 एक्लिप्स नहीं तो देखने में मिलते, और ज्यादातर जो है वो अमावस्या में दिखता है हम लोग को। न्यू मून जब होता है तब सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक, ये एक है, बाकी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये आपका देखिए टोटल एक्लिप्स है, कुछ भी बिल्कुल अर्थ सन नहीं दिख रहा है, आपका एनुलर है। ठीक, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और ये पार्शियल हुआ। अपना अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कृष्णा रिवर वाटर। कृष्णा रिवर जो है आपकी पेनिनसुला इंडिया में, ठीक है, वहां पे ऐसे ही जाती है आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये मुंबई और कर्नाटका में भी, महाराष्ट्र और कर्नाटका से भी थोड़ा बहुत इसका जाती है। ये महाबलेश्वर से होके निकलती है। आप लोग, क्वेश्चन ये है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है कि ओमकारेश्वर से किस सदर्न रिवर का जो है उद्गम या फिर ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये वाली जो कोस्टल एरिया है ये आपकी सी शोर ऑफ जो है सबमर्जेंस है कि इमरजेंस है, ये तीसरा क्वेश्चन है। सबमर्जेंस है कि इमरजेंस है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी क्या डिस्प्यूट क्या हुआ है। कृष्णा रिवर वाटर है, कई स्टेट से जा रही है। 4 लोग जो है, अब तो 4 हो गए, पहले 3 थे। जब वो उस पर ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण बनाया था, तो उसने ये कहा था कि भाई जो है 3 स्टेटों में डिवाइड किया था, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा। ठीक, लेकिन 2 जून 2014 के बाद से क्या हुआ कि तेलंगाना भी आ गया। अब जो इसका डिवीजन हुआ था रिवर का, ठीक, पानी का बंटवारा हुआ, कई सारा आपका टन मेट्रिक क्यूबिक वाटर जो होता है उसका 1000 मेट्रिक क्यूबिक वाटर है उसका टीसीडी करके, तो उसका जो डिवीजन है, अब ये आंध्रा को पहले था, अब आंध्रा और तेलंगाना 2 स्टेट हो गए। तो आंध्रा ये कह रहा है कि अब नए सिरे से ट्रिब्यूनल को अलॉटमेंट करना चाहिए रिवर का, और जो है इसमें से फिर से 4 में बांटना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक ये कह रहे हैं कि भाई आंध्रा था, आंध्रा को तीसरा हिस्सा दिया गया था, अब आंध्रा में से उसका बेटा, मतलब या फिर वैसे बोले कि तेलंगाना निकल के आ गया, तो आप जो भी पोर्शन आपको दिया गया था, मान लीजिए 25% दिया गया, तो 25% में ही आप अपने हिसाब से बांट लो। सिंपल बात है ये। इस पे डिस्प्यूट चल रहा है, आंध्रा ये पेशकश कर रहा है। अब आंध्रा जो अभी का आंध्रा है, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कि ऐसा होना चाहिए, 4 लोगों में बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, और इसी पे भी जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि तेलंगाना को कि आप जो है कि मतलब रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बोला गजेंद्र सिंह जी ने कि ये चंद्रशेखर राव को, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कि नया ट्रिब्यूनल हम बनाने वाले हैं, तो आप जो है इसमें अभी कुछ बीच में ना करिए, ये कहने वाली बात है। क्योंकि तेलंगाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, और वहां पे कह रहे थे कि रोक लगा दो। एक टेंडर गिराया, मतलब लगाया था इन्होंने, आंध्र प्रदेश ने, जो है आपका टेंडर का नाम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसका टेंडर आउट किया, टेंडर निकलता है ना जब कोई काम होने होते हैं, ठीक, इरिगेशन प्रोजेक्ट का। तो तेलंगाना पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे जाके SLP है, स्पेशल लीव पिटीशन उन्होंने दायर कर दी
जो कि आर्टिकल नंबर 136 के अंतर्गत होती है, और कहा कि जो है इन पे रोक लगा दो इस टेंडर को, ये कैसे कर सकते हैं, हमें तो पानी मतलब पहले इसका कृष्णा वाला रिवर डिस्प्यूट जो है रिवर वाटर का उसको पहले सॉल्व करो। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आई और उसने कहा कि आप अपनी ये जो आपने प्ली दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, इसको रोकने से संबंधित रियाल सीमा को, इसको वापस ले लो। सिंपल यही बात है, और यहाँ पे ये सब फैक्ट्स में बताया गया है जैसे मैंने आपको संक्षेप में बताया, ठीक। और देखिए यही है, स्पेशली पिटीशन आर्टिकल 136 के अंतर्गत होता है, तेलंगाना द्वारा दायर की गई थी। रियाल सीमा ये किसका प्रोजेक्ट है? आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अच्छा तेलंगाना का तर्क ये था कि भाई जब तुम ये नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, और तो जो ये जब अलग हुए थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो एक आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2014 में। उसमें यह कहा गया था कि जो कोई भी प्रपोजल आएगा तो सबसे पहले वो कृष्णा रिवर से संबंधित कोई भी प्रपोजल आप ला रहे हो, प्रोजेक्ट ला रहे हो, तो सबसे पहले कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के पास जाएगा, और फिर वहां से ये जाएगा एपेक्स काउंसिल के पास, और एपेक्स काउंसिल जब इसको अनुमोदित कर देगी, रेटिफाई कर देगी, तब ये इंप्लीमेंट होगा, ठीक। तो ऐसा कुछ किया नहीं आंध्र प्रदेश ने, और सीधे इसका ये टेंडर निकाल दिया, तो इसलिए ये नाराज थे, ठीक है। अब कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है, वही 4 स्टेट से है, महाबलेश्वर से होकर निकलती उद्गमित होती है, और इसका शेयरिंग जो है आपका अभी से नहीं, बहुत पहले जब हैदराबाद मैसूर के स्टेट होते थे तब से चला आ रहा है। और अब जो है इसका जो है वो पहले, सबसे पहले तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो न्यायाधिकरण है वो 1969 बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट जो है 10 साल बाद 73 में आई थी, और बल्कि पब्लिश हुई थी 76 में, ठीक। उसके बाद जो है ये इसने रिवर जो है 2060,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर को डिवाइड कर दिया था 3 स्टेट में, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक। फिर 2004 में फिर से ट्रिब्यूनल बनाई गई, और फिर क्योंकि डिस्प्यूट हो रहा था पानी, कोई कह रहा था मुझे कम मिल रहा है, कोई ज्यादा कह रहा है, ठीक। बहुत बड़ी दिक्कत है पानी, वैसे देखा जाए फ्रेश वाटर अगर बात करें तो। फिर 2010 में इनकी फाइनल रिपोर्ट आई, और उसमें इन्होंने लास्ट 47 ईयर्स का वाटर फ्लो का डेटा लिया, और फिर जो है ये डिवीजन कर दिया, देखिएगा 666 टीएमसी महाराष्ट्र को, ठीक, 911 टीएमसी कर्नाटका को, और 1000 आंध्र प्रदेश, 1001 जो आंध्र प्रदेश को दे दिया। अब आंध्र प्रदेश कह रहा है कि नहीं, आप फिर से करो, और जो है, और ये वैलिड था 2050 तक। आंध्र प्रदेश कह रहा है कि फिर से करो, 4 लोग में डिवाइड करो, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटका क्या कह रहे हैं कि भाई तुम आंध्रा थे, और आंध्रा से अब तेलंगाना भी तुम में से ही निकला है, तो तुम दोनों आपस में 1001 में से बांट लो। सिंपल बात है ये, ठीक। और उसके बाद जो है वही अनदर पार्टी, वही वाली चीज जो मैं आपको बता चुका हूं सिंपल भाषा में, वही सारा कुछ कहा गया है इसमें, ठीक है। अगला जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 5वां है, ठीक है। 2015-16 में इससे पहले आया था, अब ये फिर से आ रहा है, और इसमें फिर ये होता है कि फैमिली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और कैसे बच्चों की जो है चिल्ड्रंस की क्या स्टंटिंग और ये सारे से रिलेटेड, स्टंटिंग, वेस्टिंग, न्यूट्रिशन, इन सब पे क्या डेटा पूरा इकट्ठा करके, हाउस होल्ड डेटा इकट्ठा होता है, याद रखिएगा, ठीक। और इकट्ठा करके उसको कंपेयर करेंगे पिछली बार से, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और एक एविडेंस भी रहेगा, डेटा आएगा तो हम उस हिसाब से प्रोग्राम बना सकते हैं, जो प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं उनका कितना इफेक्ट पड़ा है, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं, जो है क्या हम कितना एसडीजीज या फिर उसके खिलाफ, मतलब उसका जो गोल्स है उसको पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन सब के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, उसी के लिए सर्वे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कराती है। और सिंपल वही सारे फैक्ट्स अब आप यहाँ देख लीजिए कि ये इंडिकेटर संकेतक क्या आपके दिए जाते हैं, पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, आपका पोषण, 22 स्टेट का हुआ है, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले चरण का आ गया है जिसमें से 22 स्टेट्स और यूटीज मिला के, अच्छा टोटल यूटीज इंडिया में कितने हैं, 8 हैं कि 9 हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग कमेंट तो करोगे नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, और वो लोग जो है बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, क्यों हिचकिचा रहे हो, सोशल मीडिया है, कोई आपको पकड़ के थोड़ा ले जाएगा, आपका ही भला होगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले फेज में 22 स्टेट और यूटीज का हुआ है, और इसमें वही आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कौन सा होता है, 12 दिसंबर को, उस दिन डेटा रिलीज किया गया। फेज 2 में जो है बाकी के बच्चे 12 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज जो है कर लेंगे,
उनको भी कवर कर लिया जाएगा, जिनका काम कोविड-19 वजह से जो है बाधित हो गया था और वो अब काम चालू कर चुके हैं नवंबर से। वहीं सारी बात है 2021 तक उनका भी डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, 6.1 लाख सैंपल हाउस होल्ड से डेटा लिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक निकाला गया है। ठीक, इससे पहले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुए हैं 92, 93, 98, 99, 2005, 6 और 2015, 16 में हुए हैं, जैसे आपको पहले बताया। ये इस बार जो हुआ है कंडक्ट किसने कराया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, ये जो है मुंबई। ठीक, ये आपका नोडल एजेंसी थी और साथ ही साथ इससे पहले जो है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सर्वे और एनुअल हेल्थ सर्वे का डेटा सर्वे कंडक्ट करके डेटा निकालती थी। सिंपल बात है। ठीक, अब इनकी रिजल्ट क्या है, इन्होंने फाइंडिंग करी है कि भाई हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है काफी ज्यादा मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में, मातृ और बाल स्वास्थ्य में काफी अच्छा हुआ है, इंप्रूवमेंट हो गया है। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो गई है। ठीक, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुई है। अच्छा, और अच्छा चलिए ठीक है। और इसमें यह है कि जो आपका गर्भ निरोधक गोली जो होती है कॉन्ट्रासेप्टिव, ये बढ़ा है। ठीक है, और आपका इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण, वो भी बच्चे 2 साल तक के जो बच्चे हैं वो भी सभी स्टेट्स में बढ़े हैं। अभी यहाँ पे बात हो रही है 22 स्टेट और यूटीज को मिलाकर, तो वहां पे भी इंप्रूवमेंट है। अनेमिया जो कि आयरन की कमी की वजह से हो जाता है, तो वो चाइल्ड और वीमेन में देखा गया है कि बहुत ज्यादा है। जो 22 स्टेट जिसमें बात कर रहे हैं उसमें से 13 स्टेट ऐसे हैं जहां पे मोर देन हाफ चिल्ड्रन, मान लीजिए 100 वीमेन है तो मतलब 50 से ज्यादा जो वीमेन और चाइल्ड है वो सब जो है एनेमिक है। ठीक, उसके अलावा जो है माल न्यूट्रिशन जो है वर्सन हुआ है, मतलब ये खराब हुआ है। पोषण स्कीम एक आई हुई है तो अब उसका असर देखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है। ठीक, मॉल न्यूट्रिशन से रिलेटेड अच्छे फिगर नहीं है। और इम्प्रूव हुआ है सैनिटेशन, इतना स्वच्छ भारत अभियान इतना बड़ा व्यापक लेवल पे चालू किया गया था तो उसका फर्क हुआ है और फायदा हुआ है। और कुकिंग फ्यूल जो है क्लीन, इसका भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका वही मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है कि रिलायबल कंपेरेबल डेटा, जो मैंने आपको पहले बताया, विश्वसनीय और तुलनीय डेटा सेट होना चाहिए। और इससे जो है आपको मिशन इंद्रधनुष याद होना चाहिए, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के लिए है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिल पाए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बढ़े, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्कोहल और टैबेको यूज को भी इसमें देखते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से हैं? कल ही मैंने बताया था आप लोग को, आज इसको बताना चाहिए। और इसमें यह भी है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 में आ सकता है ये, और या फिर इससे एस से भी आ सकता है कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है। इसके बारे में सिंपल समझ लेते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे कई लोगों ने देखा होगा, करा होगा, ऑटो कैड होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें घर का पूरा 3D डायग्राम बना लेते हैं, दरवाजे कैसे अंदर दिखेगा, क्या फ्रेमवर्क, क्या लेआउट होता है, सब कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर पे आपने कोई, मान लीजिए अब जैसे 3D प्रिंटिंग की तरह कहा जा रहा है कि हार्ट भी बना सकते हो आप, ऑर्गन्स भी बना सकते हो, तो आपने क्या कंप्यूटर में पहले उसकी जो है स्कैन करके 3D फिगर बना ली और फिर उस कंप्यूटर ने हेल्प करी 3D प्रिंटर को। ठीक, 3D प्रिंटर ने क्या हुआ, उसके अंदर आपने रिफिल करी, जैसे इंक रिफिल करते हो। ठीक, कोई वो रिफिल अलग अलग तरीके की हो सकती है, वो अभी बताऊंगा कौन सी है। हो सकता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज अ इंक और रिफिल इन 3D प्रिंटिंग। ठीक है, और फिर वो क्या है कि लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जो है वो बनाता चला जाएगा। कंप्यूटर इसको एड करता है, यहाँ पे हेल्प करता है, और यहाँ से इंक निकालते हुए 3D प्रिंटर जो है इसको बना देता है उसको। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म भी है कि कई लोग कह रहे हैं कि AK-47 जो है आप कंप्यूटर से उसको स्कैन किया हुआ लेके लोग ट्रांसफर करेंगे और टेररिस्ट कहीं भी बैठ के AK-47 बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये वाकई में ट्रू है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें ये हैं कि जो प्रिंटर है ये काफी महंगा है, जो इसका कारतूस मतलब इंक है वो सस्ती है। ठीक, यही सारी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 3D प्रिंटिंग को की पॉलिसी लाना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये पॉलिसी लाने की बात करी है, और क्योंकि इसके कई सारे फील्ड में आपका जो है हेल्थ में कई सारे जगह हो सकता है, और इसकी जो ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड में देखी गई है वो बहुत अच्छी है, 24% के आसपास से हर साल बढ़ रही है इसकी ग्रोथ रेट। मान लीजिए आज इस साल 100 है तो अगले साल 124 हो गई। ठीक है, और यूएस और चाइना का बड़ा बोलबाला है,
समझते आएगा। जो मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ बस उसको सुन लीजिए, बाकी पेड ग्रुप में जो ये पीडीएफ मिलेगी एक बार पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, यूएस और चाइना का काफी बोलबाला है। इन एशिया वैसे तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखा है तो उसका बोलबाला, और एशिया में चाइना का बोलबाला है। लेकिन यूएस जो है पूरे वर्ल्ड में इसका 35% तक इसका जो है 3D प्रिंटिंग में इसका रुतबा है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक, इसको क्या बोलते हैं भाई, पॉलिसी बनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल स्केल का, ताकि डोमेस्टिक कंपनी को फायदा मिले, और जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिनको प्रौद्योगिकी, टेक्निकल या फिर इकोनॉमिक बैरियर, क्योंकि पैसा भी लगेगा, महंगा है जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो जो इन डोमेस्टिक कंपनीज को ये टेक्निकल और आर्थिक जो बैरियर्स हैं वो रोक रहे हैं, उसको उससे बाहर निकालने के लिए, 3D प्रिंटिंग को प्रमोशन करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है पॉलिसी लाके उनकी ये सब मदद करेगी। ठीक, वहीं चाइना और यूएसए का बहुत अच्छा है, कंड्यूसिव इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, परिस्थितिकी तंत्र, ताकि जो है सबका डेवलपमेंट हो, वही सारी बातें हैं। ठीक, 3D प्रिंटर वहीं को कंप्यूटर से एड होके बनाता है सक्सेसिव लेयर। अच्छा, इसका मटेरियल कौन कौन से यूज हो सकता है, प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल, फाइबर, सेरेमिक। ठीक, सॉफ्टवेयर के जरिए हम ये सब कर सकते हैं जो मैंने आप लोग पहले बताया। ठीक, इसके बाद यही है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, मेडिकल में है, ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा, एक्सटीरियर और लग्जरी व्हीकल, टरबाइन, ब्लेड्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉय, क्लोथिंग, मतलब टॉयज, ज्वेलरी। ठीक है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये पीसीबी जो होती है कंप्यूटर के अंदर, आपने हरे हरे उस पर देखा होगा। और ये चीज़ है कि एशिया लीड करता है, चाइना है, फिर उसके बाद एशिया में चाइना के बाद जापान, फिर साउथ कोरिया है। ठीक है, इंडिया काफ़ी पीछे है अभी इसमें। और सेक्टर स्पेसिफिक इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इंडिया में जो है भाई टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी पैसा भी नहीं है। अब BS6 पे हम शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होना चाहते तो हैं, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी 3D वाली ना होने की वजह से, और पूरे वर्ल्ड में देखा कि ऑटोमोबाइल में काफ़ी यूज़ हो रहा है इसका, तो हम जो है इस पर शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यही सारी चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी है, हम इसमें आगे अब थोड़ा सा, जब तक हमारे पास लोग होने चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, कोई शेयर करने को तैयार तो होता नहीं। ठीक, और एम्प्लॉयमेंट भी हम खो सकते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, अगर हम इसमें आगे पॉलिसी नहीं लाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ठीक, अच्छा, किसी स्किल ना होने की वजह से जो बेरोजगारी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उसको क्या नाम दिया जाता है। ठीक, अच्छा, दो ऑप्शन चलो देता हूँ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बताइए कौन सा है। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है क्या। ठीक, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, वॉलंटरी में से बताइए कौन सा एक ऑप्शन है सही। हाई कॉस्ट है वो बता दिया मैंने आपको, मार्केट बहुत ज़्यादा है, 23-24% से बढ़ रहा है, और ये इन लोगों ने बोला है कि 34 बिलियन 2024 तक, $34 बिलियन का एस्टिमेट है। ठीक, इसके बाद आगे जो है ये सिंपल सा एक न्यूज़ आई है कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट, उत्तर पूर्वी भारत जो है उसके डेवलपमेंट में एक और बढ़ोतरी करते हुए मोदी जी ने क्या किया कि वहाँ पे टेलीकॉम, मतलब बड़ा वो अचंभा हुआ मुझे इसको पढ़ के कि मोबाइल टेक्नोलॉजी कई जगहों पे अभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं पहुँच पाई है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश की बात है, मोबाइल कवरेज वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, कई सारे विलेजेस हैं जहाँ नहीं पहुँचे। वैसे टेरेन और टोपोग्राफी बड़ी कठिन है, और बॉर्डर एरिया भी है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्व भी है, और साथ ही दो डिस्ट्रिक्ट जो है, कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ। ठीक, ये कहाँ पे कौन से शेड्यूल में इनका जिक्र है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जरा बताइएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो यही है कंप्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का, उसके अंतर्गत अब ये बोल दिया कि यहाँ पे पहुंचा दो 2374 अनकवर्ड विलेजेस हैं जिनको कवर किया जाएगा, और 5 साल में इसको कवर करना है। यूएसओ आपका, अच्छा, ये यूएसओ से रिलेटेड मैंने भी 2-3 दिन पहले एक कवर करी थी न्यूज़। ठीक है, वाईफाई फ्री दिया जाएगा, तो वो कौन सी योजना के अंतर्गत था आप लोग को बताना है, हिंट भी मैंने भी बना दी थी थोड़ी सी। फिर उसके बाद जो है प्रोजेक्ट वहीं 2022 तक कंप्लीट होगा 4G के लिए, पहले तो अभी मोबाइल कवरेज होगा, और फिर उसके बाद 4G के लिए जो है वो आपका निकाला जाएगा, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, और जो जीतेगा उसको फिर वो 4G वहाँ पे लगाने का मौका दिया जाएगा, जैसे कि एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, और ये मतलब यूएसओ का प्रोसीजर है जिसके अंदर बिडिंग होगी। ठीक है, अच्छा, वही सब हेल्पफुल क्यों होगा भाई, जब पहुंच जाएगी डिजिटल कनेक्टिविटी हो जाएगी, लर्निंग, एजुकेशन, स्किल अपग्रेड, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, और वहीं से डिजिटल इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत
वही सारी बातें हैं यहाँ पे। ठीक, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम जो है गवर्नमेंट ने निकाली थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 शब्दों से बना है ये। ठीक, ये स्कीम जो है वो तो योजना तो पता ही चल गया आपको। एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय कर रही है, कौन कर रहे हैं? गवर्नमेंट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोत्साहित कर रही है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, व्यय कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो। किन एरियाज पे खर्चे करने हैं? वो ऐसे एरियाज होने चाहिए जिससे कि आपकी आगे आने वाली जो है प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाए, ग्रोथ बढ़ जाए, डेवलपमेंट बढ़ जाए। ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इनका स्वरूप क्या हो सकता है? इनका स्वरूप हो सकता है, पहली बात तो पूंजी के रूप में। जब तक आपके फाइनेंस नहीं होगा तब तक आप कैसे कर सकते हो। इसका स्वरूप जो है ह्यूमन भी हो सकता है। ठीक, ह्यूमन को कैपिटल मान सकते हो आप। जो है किसमें एक्सपेंडिचर आपका करें? आप हेल्थ में करिए, एजुकेशन में करिए, तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपका ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो जाएगा। इसका स्वरूप जो है कैपिटल का और क्या हो सकता है? मशीन्स का हो सकता है। आपके पास सिलाई करने के लिए आप हाथ से बना देते हैं कपड़ा, फिर आपने मशीन ले आए, आप ज्यादा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपकी उत्पादकता बढ़ गई। ठीक, तो ये जो उत्पादकता बढ़ा देता है फ्यूचर के लिए में, जो आपका जो है आपको कुछ कमा के देता है, जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम होता है, ये सारे जो है स्वरूप किसके हैं? कैपिटल के हैं। ठीक, तो ये जो कैपिटल है, पूंजी या फिर मशीनरी या फिर ह्यूमन में हेल्थ, एजुकेशन, इसको कैपिटल हो जाता है। और इन एरियाज में, इस स्वरूप में, इन टूल्स में, इन टेक्निक पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्पेशल असिस्टेंस दे रही है स्टेट्स को कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम के अंतर्गत काम करें तो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया होगा, बेरोजगारी कम होगी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, वही सारी चीजें हैं। तमिलनाडु ने अभी इसको नहीं छोड़ के बाकी सब लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं, सिंपल ये बात है। और सारी चीजें वही हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो थी इस करंटली फेसिंग रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से राजस्व की कमी हो गई है, सिंपल सी बात है। और स्कीम का यही एम है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ाओ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पे। और आपका जो है ये कौन से एरियाज हैं? वाटर सप्लाई, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, सिंचाई, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इस एरियाज में ये स्कीम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहती है। 3 पार्ट हैं इसके सिटीजन सेंट्रिक के स्टेट रिफॉर्म में, मतलब स्टेट ऐसे रिफॉर्म ला रहा है जो सिटीजन सेंट्रिक है, नागरिक सेंटर में है उनका। ठीक, पार्ट 1 क्या है? नॉर्थ ईस्ट रीजन है। पार्ट 2 क्या है? ऑल अदर स्टेट्स है, फिक्स्ड अमाउंट, मतलब पैसे भी निर्धारित कर रखे हैं। और तीसरा जो है वेरियस सिटीजन सेंट्रिक आपका जो है फोरम रिफॉर्म्स है। ठीक है, और ये आपका हो गया स्कीम के बारे में। और ये आपका लॉन्च कब किया गया? अक्टूबर 2020 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बूस्ट मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारी बातें वही हैं। और प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को बढ़ाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाता है। आपका मनी स्पेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सपेंडिचर, एक्वायर, आप मतलब कई सारे एसेट भी ले सकते हो जिससे आपको जो आगे जाके पैसा कमाने को मिले, प्रोडक्शन बढ़ाने को मिले। ठीक, ये सब कैपिटल में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये एक सिंपल सा एक न्यूज है कि व्हीकल इंश्योरेंस एक इंडिया में इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया कि व्हीकल इंश्योरेंस जो है, ठीक, इसमें आपके 4 व्हीलर भी हैं, 2 व्हीलर्स भी हैं, इनका इंश्योरेंस बता रहे हैं एनुअल रिपोर्ट में कि बहुत कम है। 50% से ज्यादा जो व्हीकल रोड पे हैं वो बहुत, मतलब उसमें इंश्योरेंस है ही नहीं उनके पास। 1 साल के बाद तो कई लोग कराते नहीं है। और इसमें भी देखा जाए तो 2 व्हीलर जो है, 2 व्हीलर बता रहा हूँ, 2 व्हील व्हीकल्स जो है, सॉरी, वो ज्यादातर जो है उनका इंश्योरेंस नहीं है। ठीक, उनका इंश्योरेंस नहीं है। ठीक, और इसमें यही सारा इसमें फैक्ट दे रखा है, सिंपल सी न्यूज़ है ये जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक, रीज़न वही है। अच्छा, रीज़न क्यों नहीं कराते हैं भाई? कई लोग तो, ट्रैफिक पुलिस जो है वो, मतलब वो उनका वीक एनफोर्समेंट है, क्या करते हैं आपको मालूम ही है। ठीक, दूसरा ये लैक ऑफ फॉलोअप, इंश्योरर जो है फॉलोअप नहीं करते हैं। और राइजिंग कॉस्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अच्छा, ये वाला जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर मैंडेटरी है कि थर्ड पार्टी का तो आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना है। अच्छा, थर्ड पार्टी का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। आपकी बाइक ये हुई 2 पार्टी और आप इन दोनों को लेके किसी को भेड़ दे रहे हो किसी आदमी से जाके, तो ये हुई थर्ड पार्टी। अगर ये मर जाता है तो अगर आपके पास थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस नहीं है तो इसको जो है कुछ कंपनसेशन नहीं मिल पाएगी। इसी इंश्योरेंस को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं।
ठीक, और ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, लेकिन ये भी लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसका राइजिंग कॉस्ट है, ये सारे रीजन बताए गए हैं। फर्स्ट पार्टी क्या होता है, उसमें आपके व्हीकल का भी इंश्योरेंस होता है, आपका भी इंश्योरेंस होता है। ठीक, अगर और उसमें थर्ड वाले का तो होगा ही होगा, लेकिन वो वाला महंगा काफी आता है। तो सरकार ने कहा मोटर व्हीकल एक्ट में कम से कम तीसरे कोई जिसको आप कुचल दे रहे हो या फिर कुछ इस तरीके से अपाहिज कर दे रहे हो, डिसेबल कर दे रहे हो या फिर खत्म कर दे रहे हो, किसी के घर का ब्रेड अर्नर, ब्रेड विनर को ही आप अगर वो कर दे रहे हो, तो कम से कम इंश्योर्ड होगा, तो उसको कंपनसेशन मिल सकता है, उसके परिवार का दिया उसके बाद उस पर जल सकता है कुछ टाइम तक। ठीक, ये चीज हुई। तो यही सारी चीजें हैं, मैंडेटरी इंश्योरेंस लायबिलिटी है, आप दे सकोगे, जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि वहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। डैमेज व्हीकल का भी कंपनसेशन। अपना फेवरेट जो हमारा पोर्शन होता है कि क्वेश्चन जो है, इस पे अभी स्किप मत करिएगा आप लोग, यहाँ पे नए टॉपिक भी हैं। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिरिस्टिका, ठीक, मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग एक मिला है, उससे रिलेटेड जो है कौन से स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, आपको बताना है। ये कहा जा रहा है या पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक यानी कि एंडेमिक किसी इसी एरिया में ही पाया जाता है। पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक पेड़ों पर रहने वाली दुर्लभ प्रजाति है। अर्बोरियल मतलब पेड़ों पे रहती, नीचे जमीन पे उतरती नहीं है। ठीक, ये कौन सी दुर्लभ प्रजाति, मतलब एंडेमिक है और रेयर है। ठीक, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? और दे आर एक्टिव ओनली फॉर फ्यू वीक्स ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन, मतलब बाकी टाइम एक्टिव नहीं रहते, लेकिन ब्रीडिंग के टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं। अब सीधी ये भी बात है, ब्रीडिंग टाइम पे एक्टिव नहीं रहेंगे तो वंश कैसे बढ़ेगा। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट ये है कि अभी ये रिकॉर्ड किया गया है पहली बार में आपका तमिलनाडु में। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स जैसे आपका ये अर्थ बता रहा हूँ, इंडिया है तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, आपका केरला, कर्नाटका, गोवा और आपका जो है महाराष्ट्र से होते हुए जाता है, तो ये इसको एक बार देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे ये है, और ये कहा गया है कि अभी ये वाला जो है केरला, अच्छा तमिलनाडु है कि नहीं, आप लोग बताइए कि वेस्टर्न घाट्स में आता है कि नहीं। तो पहली बार ये रिकॉर्ड किया गया है ये वाला मैरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग तमिलनाडु से। तो देखिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तमिलनाडु से नहीं, ये केरला से पाया गया है। ठीक, इसकी एक बार मैपिंग में देखिएगा, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया जो है। ठीक, केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से देखा गया है ये। अगला जो आपका जो क्वेश्चन है वो एक लैंसेट जो आपकी बहुत बड़ी हेल्थ की जर्नल है, ठीक, मैगजीन टाइप से, उसमें सिटीजन कमीशन के संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। आप लोगों को बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से संबंधित एक सिटीजनशिप रोड मैप बना चाहते हैं ताकि अगले 10 सालों में इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आ जाए। ठीक है, सबके पास इंश्योरेंस हो, हेल्थ का इंश्योरेंस हो, ये सारी चीजें हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबके पास पैसे होने चाहिए कि वो लोग, अगर आप बीमार पड़ जाओ, आपके पास पैसे नहीं तो आपको तब भी इलाज नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए आपके जो हॉस्पिटल नहीं बने हुए हैं, तब भी आपके पास पैसे भी हो, तब भी आप जब हॉस्पिटल नहीं होगा तो आप इलाज कहाँ कराओगे। ठीक, तांत्रिकों से तो कराओगे नहीं अब। ठीक है, तो ये एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तो इन सब के लिए जो है एक ये फ्रेमवर्क बनाया गया, रोड मैप बनाया गया है अगले 10 साल के लिए। इसमें कौन कौन है, ये पहले ऐसा है जिसमें कि कंट्री वाइड पे पूरे इंडिया में कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो हेल्थ जनरल जो लैंसेट है वो तो है ही है, लक्ष्मी मित्तल और फैमिली साउथ और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। और इसमें जो है लेआउट द पाथ टू अचीव जो है आपका यूनिवर्स हेल्थ कवरेज हम अचीव करना चाहते हैं अगले दशक में। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ये से देखिए यहाँ पे सब बताया जाए। 4 प्रिंसिपल हैं, इसके 4 सिद्धांत हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सभी हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी मतलब हर बीमारी, हर डिजीज, और प्रिवेंशन और आपका जो है रोकथाम भी होना चाहिए, प्रिवेंशन, और दीर्घकालिक भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, पैसा होना चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। तो इस तरीके से आज का अपना सेशन खत्म होता है। आप लोग करंट अफेयर मत छोड़िए, रोज 6 बजे ये मिलेगा ही मिलेगा। इस समय आइए, इसमें कमेंट करिए, देखिए, आप लोग बैठिए, किसी भी समय आप बैठिए, लेकिन इसको जो है कमेंट जरूर आंसर करिएगा जो भी पूछे गए।
ठीक। और जो मोडस ऑपरेंडी बताता हूं मैं, उसको आप लोग फॉलो करिए। कुछ पेड ग्रुप हमारे अभी स्टार्टेड हैं, रनिंग है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी 2021 वाला 15 दिसंबर से चालू हो चुका है। ईपीएफओ 2020 वाला जो है 22 दिसंबर से चालू होने वाला है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530, 8969606609 पर। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब इंजॉय करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़कर। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।